खामोश कब्रिस्तान। रमेश एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति था जो अपने परिवार के साथ शांति और सुकून की तलाश में बड़े शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो रहा था। कई सालों तक शहर की दौड़ भाग और तनावपूर्ण माहौल में रहने के बाद वह चाहता था कि उसके परिवार को एक ऐसा घर मिले जहां वो आराम से रह सके। उसे एक पुराना लेकिन बेहद सस्ता घर गांव के बाहरी इलाके में मिला जो कब्रिस्तान के पास स्थित था। घर की कीमत सुनकर रमेश को थोड़ा शक हुआ, लेकिन सस्ती कीमत का लालच उसे रोक नहीं सका। गांव में पहुंचते ही रमेश और उसका परिवार गांव वालों से घर के बारे में पूछने लगे। कुछ लोग घर के बारे में बात करने से कतराते दिखे और जो बोलते भी वे बड़ी सतर्कता से सिर्फ इतना कहते, ये घर रात में कब्रिस्तान के करीब है, वहां जाना अच्छा नहीं। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी नीता ने इसे गांव वालों की पुरानी और बेबुनियाद कहानियां समझकर अनदेखा कर दिया। वो दोनों इस नए घर को अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत की तरह देख रहे थे। शाम के समय जब रमेश, उसकी पत्नी नीता और उनके 2 बच्चे आर्यन और सिया नए घर में सामान व्यवस्थित कर रहे थे, तभी नीता ने खिड़की से बाहर झांका। वहां का नजारा उसे एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर गया। खिड़की के उस पार एक विशाल वीरान कब्रिस्तान फैला हुआ था जो अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। दूर दूर तक फैली कब्रें और बीच बीच में खड़े पुराने पेड़ वातावरण को और भी भयानक बना रहे थे। हल्की हवा चल रही थी जो रह रहकर पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी और उनकी सरसराहट से नीता के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। नीता ने रमेश से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये घर थोड़ा अजीब है? यहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम बेवजह चिंता कर रही हो। ये सिर्फ एक पुराना घर है और हम नए हैं, इसलिए सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा है। कुछ दिन में सब ठीक लगने लगेगा। नीता ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसे अंदर से एक बेचैनी महसूस होती रही। उसे लग रहा था कि जैसे इस घर में कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो, मानो वे अकेले न हो। उसने ये बात रमेश से नहीं कही क्योंकि वो पहले ही इस सब को बकवास समझ रहा था। रात होते होते सबने खाना खा लिया और सोने चले गए। घर के चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था। बाहर की हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। नीता बिस्तर पर लेटी, लेकिन उसकी नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रही थी और एक अनजाने डर से घिरी हुई थी। अचानक उसे लगा कि कोई बहुत हल्के कदमों से चल रहा है। वो आहट इतनी धीमी थी कि उसे लगा शायद ये उसका भ्रम हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, अब और भी स्पष्ट। उसने ध्यान से सुना और ये आवाज घर के बाहर से आ रही थी। नीता ने धीरे से रमेश को जगाया और कहा, सुनो, बाहर कोई है। रमेश ने उन्नींदेपन में जवाब दिया, अरे तुम फिर से डरने लगी? ये सिर्फ हवा है, सो जाओ। लेकिन नीता के चेहरे पर भय साफ दिख रहा था। रमेश ने सोचा कि उसे संतुष्ट करने के लिए खिड़की से एक बार देख लेता हूं। जैसे ही रमेश ने खिड़की से बाहर देखा, उसे दूर कब्रिस्तान में कुछ हलचल नजर आई। सफेद धुंधली आकृतियां कब्रों के पास मंडरा रही थीं और धीरे धीरे उनकी दिशा घर की ओर थी। पहले उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। ये क्या देख रहा हूं? रमेश ने खुद से पूछा। लेकिन जैसे जैसे वे आकृतियां करीब आने लगीं, उसकी सांसें थमने लगीं। वो आकृतियां मानो हवा में तैर रही थीं, बिना किसी आवाज के, लेकिन उनकी उपस्थिति बेहद भयानक और असली थी। तभी सिया की जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। रमेश और नीता दौड़ते हुए उसके कमरे में गए। सिया अपने बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। उसकी आंखों में खौफ था। मम्मी, पापा, वो कौन था? सिया ने डरते हुए पूछा। रमेश और नीता ने बिस्तर के पास देखा और उन्हें वहां एक धुंधली आकृति दिखाई दी। ये आकृति मानो किसी अधूरी आत्मा की हो। उसकी आंखें खोखली और चेहरा भयानक था। रमेश ने बिना देर किए सिया को अपनी गोद में उठाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अब उनकी हालत भय से ठंडी हो गई थी। बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के बुदबुदाने की, दरवाजे खटखटाने की
और कभी कभी खिड़की के शीशे पर किसी के हल्के हाथ मारने की। पूरा परिवार एक कोने में सहमा हुआ बैठा था। अब तक उन्हें समझ आ चुका था कि ये सिर्फ अंधविश्वास या डर नहीं था, बल्कि कब्रिस्तान की आत्माएं सच में जाग चुकी थीं। रात के हर पल के साथ आवाजें तेज होती गईं। घर के चारों ओर मंडराते रहस्यमयी आकृतियां दरवाजे और खिड़कियों पर दस्तक देने लगीं। कभी कोई धीमी हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी के चीखने की आवाज। पूरी रात ऐसा लगा कि वे सब आत्माएं घर के अंदर घुसकर कुछ कहना चाहती थीं। रमेश ने किसी तरह परिवार को हिम्मत दी, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, बस कुछ घंटे और हैं। लेकिन हर बीतते पल के साथ घर के अंदर का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं, लेकिन हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। आखिरकार जब सूरज की पहली किरण बाहर निकली, सब अचानक शांत हो गया। कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया, मानो रात का कोई घटनाक्रम हुआ ही ना हो। रमेश और उसका परिवार तेजी से घर से निकले, बिना पीछे मुड़े। गांव के लोग उनकी हालत देखकर समझ गए कि उन्होंने रात में कब्रिस्तान की आत्माओं का सामना किया था। अंततः रमेश ने फैसला किया कि इस घर में अब और नहीं रहा जा सकता। वे गांव छोड़कर शहर लौट गए, लेकिन जाते जाते रमेश को इस बात का एहसास हो गया कि हर पुरानी कहानी और चेतावनी के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर छिपी होती है। खामोश कब्रिस्तान कभी भी इतना खामोश नहीं था जितना लोग समझते थे।